हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मजेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 1। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। श्री कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण राधे राधे। हंसराज अग्रवाल बोलता हुआ अपने शानदार बंगले की राहगीरी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था। चेहरे पर चिंता और परेशानी नजर आ रही थी। श्री कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण राधे राधे। बंगले का ये हिस्सा सुनसान नजर आ रहा था। गैलरी के अंत में एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। स्लीपर उतारकर वो भीतर प्रवेश कर गया। ये घर का मंदिर था। सामने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा की 4-5 फुट ऊंची मूर्तियां छोटे से चबूतरे पर लगी थी। मूर्तियों पर शानदार वस्त्र थे और सोने के हीरे जड़ित जेवरात उन पर लदे थे। सोने के कटोरे में दीपक जल रहा था और अगरबत्ती की सुगंधित खुशबू वहां फैली हुई थी। त्रिप्रकाश फैला हुआ था। हंसराज अग्रवाल ने दाईं तरफ दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह 8:35 हो रहे थे। वो आगे बढ़ा और राधा कृष्ण की मूर्तियों के सामने दंडवत प्रणाम किया। फिर घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठ गया। श्री कृष्ण राधे राधे। हाथ जोड़े हंसराज अग्रवाल कह उठा, हे मेरे भगवान, मेरे सारथी, दया कर मुझ पर। सुबह से ये मेरा 14वां फेरा है तेरे चरणों में। 8:35 हो गए हैं और देवराज चौहान अभी तक नहीं पहुंचा मेरे पास। क्या होगा मेरी बेटी का? परसों से उन कमीनों ने मेरी बेटी को पकड़ रखा है। राधा कृष्ण के होते हुए मेरी बेटी पर ये अन्याय कैसे हो गया? मैंने कितना अच्छा मंदिर बना रखा है तेरा। सुबह शाम आकर तुम दोनों के सामने सिर झुकाता हूँ, दीपक जलाता हूँ। इसी पल हंसराज अग्रवाल के जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। फोन निकालकर हंसराज ने तुरंत बात की। हेलो सेठ जी, मैं आपका अकाउंटेंट बिहारी। अबे काम की बात कर, हंसराज ने झुंझलाकर कहा। सोहनलाल मिला कि नहीं? नहीं मिला। उसकी पत्नी कहती है कि वो तो रात से ही घर पर नहीं आया। और तो उसे फोन कर। उसे फोन कैसे करूं? वो तो सुबह से ही नहीं मिल पा रहा। तभी तो मैं सोहनलाल के घर पहुंचा। कल शाम को सोहनलाल ने कहा था कि सुबह 8 बजे देवराज चौहान मेरे पास पहुंच जाएगा, परंतु अब न तो उसका फोन मिल रहा है और न ही देवराज चौहान मेरे पास आया है। मेरा क्या होगा? मेरी बेटी सुनैना का क्या होगा? मेरी मानिए तो आप खुद ये काम। मैं भी आपके साथ चलता। श्री कृष्ण राधे राधे। तू हमेशा उल्लू का पट्टा ही रहेगा। ये सब करना मेरे बस का नहीं है। मेरे तो हाथ पांव कांप जाते हैं आगे का काम करने की सोचकर। तू सोहनलाल का फोन ट्राई करता रह। श्री कृष्ण राधे राधे कहने के साथ ही हंसराज अग्रवाल ने फोन बंद करके जेब में रखा और हाथ जोड़े राधा कृष्ण से कह उठा, देखो भगवान, इस मुसीबत की घड़ी में सोहनलाल का फोन नहीं लग रहा। देवराज चौहान भी नहीं आया। 11 बजे का वक्त फिक्स है। अब कैसे होगा ये काम? सोहनलाल ने तो कहा था कि मैं जरा भी फिक्र न करूं, सब कुछ ठीक ठाक निपट जाएगा। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी होता नहीं लग रहा। मेरी नैया में छेद मत करना भगवान। सुनैना मेरी इकलौती औलाद है। उसे कुछ हो गया तो मेरी धन दौलत कौन संभालेगा? कोई कर्तव्य दिखा भगवान। मैं तुझे कितना मानता हूँ। तू मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो किसका रखेगा? तभी मंदिर के दरवाजे से आवाज आई, सेठ जी। हंसराज ने पहचाना ये उसके नौकर की आवाज थी। उसने नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। 2 लोग आपसे मिलने आए हैं, नौकर ने कहा। मेरे को सिर्फ देवराज चौहान के आने की खबर देना, बस। उनमें से एक अपना नाम देवराज चौहान ही बता रहा है सेठ जी। हंसराज अग्रवाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण राधे राधे। हंसराज अग्रवाल की गर्दन वापस मूर्तियों की तरफ घूमी। भगवान तूने कमाल दिखा ही दिया। जय हो तेरी।
मैं जानता था कि तू अपने वक्त की चिंता जरूर करेगा। अब आगे भी सब कुछ ठीक ठाक निपटा देना। मेरी बेटी सुनैना सही सलामत वापस आ जाए, ये अब तेरी जिम्मेदारी है भगवान। श्री कृष्ण राधे राधे। हंसराज उठता हुआ कह उठा, मैं जरा देवराज चौहान से बात कर लूं, फिर तुझे वापस आकर बताता हूं कि क्या बात हुई। दरबान और सारे नौकर देवराज चौहान के आने के बारे में जान चुके थे, इसलिए जब देवराज चौहान ने अपना नाम बताया तो उसे फौरन बंगले के भीतर पहुंचा दिया गया। साथ में जगमोहन भी था। बंगले और हॉल ड्राइंग रूम की शानो शौकत देखकर जगमोहन बोला, ये हंसराज तो काफी मोटी आसामी लगता है। तभी तो उसकी बेटी का अपहरण किया गया, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल हंसराज को कैसे जानता है? मैंने नहीं पूछा, परंतु सोहनलाल का कहना है कि हंसराज उसका खास है। उसके कहने पर ही मैंने ये काम करने की सोची। सोहनलाल ने भी पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ पांव फैला रखे हैं। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तभी एक नौकर पास पहुंचकर बोला, आप क्या पीना पसंद करेंगे? अगर नाश्ता लेना चाहें तो। कुछ नहीं चाहिए, जगमोहन बोला। हंसराज को बुलाओ, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। सेठ जी आ रहे हैं, आप लोग बैठिए तो सही। परंतु वो खड़े रहे। श्री कृष्ण राधे राधे। उसी पल हंसराज अग्रवाल ने वहां कदम रखा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। ये सोचकर मेरी तो जान ही निकल गई थी कि अगर तुम नहीं आए तो मेरी बेटी का क्या होगा। सोहनलाल के भरोसे मैंने कोई दूसरा इंतजाम भी नहीं किया था। तुम्हारे आने की खबर पाकर मेरी जान में जान आई। वो पास पहुंचकर ठिठका और दोनों को देखता कह उठा, तुम दोनों में से देवराज चौहान कौन है? मैं पहचानता नहीं इसलिए। मैं, देवराज चौहान ने कस लिया। और ये मेरा दोस्त जगमोहन, मेरे हर काम में मेरे साथ होता है, देवराज चौहान ने कहा। ये तो अच्छी बात है कि तुम अकेले नहीं हो, हंसराज अग्रवाल गहरी सांस लेकर कह उठा। सोहनलाल ने कहा था कि तुम मुझे मुसीबत से निकाल दोगे। मैं तुम पर हर तरह का भरोसा कर सकता हूँ। सोहनलाल के साथ मेरे बरसों पुराने संबंध है। वो मेरा बहुत खास यार है। मैं बता नहीं सकता कि कैसे वो। काम की बात की जाए, देवराज चौहान ने टोका। काम की बात? हाँ, मैं काम की बात करनी चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये क्या मामला है और कैसे शुरू हुआ? जगमोहन ने पूछा। श्री कृष्ण राधे राधे। कल से ही मेरा बुरा वक्त चल रहा है, हंसराज अग्रवाल ने गहरी सांस लेकर कहा। कल दोपहर 3 बजे मेरी इकलौती बेटी सुनैना कार पर से कॉलेज से लौट रही थी कि उसका अपहरण कर लिया गया। वो 20 बरस की है और ये कॉलेज का उसका आखिरी साल है। माँ तो उसकी तभी इस दुनिया से चली गई थी जब वो 10 साल की थी। मैं ही उसे माँ बाप का प्यार देता हूँ, जबकि काम धंधे में फंसकर कम ही वक्त मिलता है। खैर, तो कल 4 बजे मेरे पास फोन आया अपहरण करने वाले का कि सुनैना उसके कब्जे में है और रिहाई के बदले 50 करोड़ मांगा गया। 50 करोड़? जगमोहन के होठ सिकुड़े। श्री कृष्ण राधे राधे की मेहरबानी से मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। सब कुछ पता लगाने के बाद ही अपहरणकर्ताओं ने सुनैना को उठाया है। बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं मेरे लिए 50 करोड़ बड़ी रकम नहीं है, व्याकुल सा हंसराज अग्रवाल कह रहा था। लेकिन जमाना बड़ा खराब है, क्या पता वो पैसा लेने के बाद भी मेरी बेटी को जिंदा छोड़ते हैं या नहीं। खैर, कल रात तक उन लोगों का कम से कम 10 बार फोन आया। लंबी बातचीत के बाद मैंने 30 करोड़ में फिरौती का सौदा पक्का कर लिया। पुलिस को खबर नहीं दी? हंसराज अग्रवाल देवराज चौहान को देखने लगा, फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पुलिस को खबर देनी चाहिए? देवराज चौहान ने कस लिया, खामोश रहा। देवराज चौहान, हंसराज का स्वर गंभीर हो गया। मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए।
वो ही मेरी जिंदगी है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पुलिस के चक्कर में वो लोग पड़ते हैं जिनके पास देने को पैसा नहीं होता या उसके सगे की उन्हें परवाह नहीं होती। मेरे जैसे लोग हर हाल में पुलिस को अपने से दूर रखते हैं। अपहरणकर्ता ने अगर 100 करोड़ भी मांगा होता तो वो भी मैं दे देता, लेकिन बात 30 करोड़ में निपट रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो फिरौती की रकम लेकर जाए और मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आए। तब कल रात मैंने सोहनलाल से बात की और उसने कहा ये काम देवराज चौहान बढ़िया ढंग से कर देगा। तुम डकैती मास्टर हो ना, मशहूर डकैती मास्टर। लोग मेरे बारे में ऐसा ही कहते हैं, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल ने तुम्हारे बारे में बताया। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही सुन रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम काबिल बंदे हो इस काम के लिए। तुम जरूर मेरी बेटी को अपहरण किसने किया है? देवराज चौहान ने पूछा। इस बारे में कुछ पता है? कामरान बिंद्रा, हंसराज अग्रवाल ने बताया। वो गैंगस्टर? वो ही। हंसराज ने गहरी सांस ली। चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। श्री कृष्ण राधे राधे, वो खतरनाक है। अब तुम ही कहो कि उसके बारे में पुलिस को बताता तो क्या ठीक रहता? वो तो मेरी बेटी के टुकड़े करके फेंक। 30 करोड़ तैयार है। हाँ, 10 करोड़ नकद है। 20 करोड़ के हीरे जवाहरात हैं। 20 क्या, 25 के ही हीरे जवाहरात हैं। मैंने किसी तरह की कमी नहीं रखी। इस बारे में कामरान बिंद्रा से मेरी बात हो गई है कि 10 नकद और 20-25 के हीरे जवाहरात भेजूंगा। कहाँ है सब कुछ? देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। श्री कृष्ण राधे राधे, आओ उधर कमरे में है। हंसराज देवराज चौहान और जगमोहन को हॉल के एक तरफ कमरे में ले गया। उस कमरे के बंद दरवाजे को जेब से चाबी निकालकर हंसराज ने खोला और वह भीतर प्रवेश कर गए। सामने डबल बेड पर फुल साइज के 3 सूटकेस पड़े थे। हंसराज सूटकेसों को खोलने लगा। एक में आधे भरे हीरे जवाहरात चमक रहे थे। दूसरे और तीसरे सूटकेस में हजार के नोटों की गड्डियां ठसाठस भरी पड़ी थी। ये 10 करोड़ रुपया है दोनों सूटकेसों में, और उसमें 20 करोड़ के ऊपर के हीरे जवाहरात हैं। हंसराज बेचैन था। ये सब कामरान बिंद्रा को दे देना और मेरी बेटी सुनैना को वापस ले आना। इतना ही काम करना है तुमने। मैं जानता हूँ ये काम भी बहुत कठिन है। कम से कम मैं इस तरह का काम नहीं कर। जगमोहन सूटकेसों को बंद करता कह उठा, हमारे लिए मामूली काम है ये। श्री कृष्ण राधे राधे, सोहनलाल ने यही कहा था मुझे। मामूली काम है तुम लोगों के लिए, परंतु इस काम को करने के लिए तुम लोग जो भी पैसा कहोगे वो मैं दे दूंगा। मैं ऐसे काम करने का पैसा नहीं लेते हम, देवराज चौहान ने कहा। हमारे काम से तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारी दौलत ही जा रही। पर मेरी बेटी तो वापस आ जाएगी। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे पास ही होनी चाहिए, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कामरान को सबक सिखाना है। क्या मतलब? हंसराज चौंका। उसने तुम्हारी बेटी का अपहरण किया है। अगर तुम चाहो तो हम उसे सबक सिखाने। नहीं, हंसराज अग्रवाल का स्वर एकाएक तेज हो गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह हंसराज के चेहरे पर टिकी रही। जितना काम मैंने कहा है तुम उतना ही करोगे। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता। मुझे सिर्फ मेरी बेटी वापस चाहिए। कामरान बिंद्रा को सबक सिखाने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। सुना तुमने, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देवराज चौहान। तुम डरे हुए हो क्योंकि मेरी बेटी उस खतरनाक गैंगस्टर के कब्जे में है। मैं अपनी बेटी को सही सलामत वापस चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी बेटी हर हाल में सही सलामत ही वापस मिलेगी। मैंने कहा है
तुम सबक सिखाने जैसा कुछ भी नहीं करोगे। जाओगे, उससे पैसा दोगे और मेरी बेटी को ले आओगे। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारा मामला है। वादा करते हो? हाँ, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? मैं सबक सिखाने का इंतजाम करके चलूँगा। ये काम इतना सीधा नहीं है जितना कि तुम्हें दिख रहा है कि पैसा देकर तुम्हारी बेटी को ले आएं। अपहरण करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। फिर इस मामले में तो कामरान बिंद्रा जैसा खतरनाक गैंगस्टर है। लेन देन के वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। हंसराज अग्रवाल के होठ बिछ गए। फिर वो बोला, तुम मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे मौक़ों पर मैंने अक्सर तेजी से हालातों को बदलते देखा है। कुछ का कुछ हो जाता है और तब पता भी नहीं चलता। तुम कहते हो कि पैसा देने के बाद भी गड़बड़ हो सकती है? हंसराज बेचैन सा कह उठा। संभावना सामने रखकर चलो। श्री कृष्ण राधे राधे। परंतु मैं तो कामरान को 30 करोड़ दे रहा। शायद कुछ भी न हो। हंसराज ने लंबी सांस ली। बोला, मैं तो सोच रहा था कि पैसा देकर सुनैना को वापस लाना मामूली सा काम होगा, पर मामूली काम भी हो सकता है। हंसराज अग्रवाल देवराज चौहान को देखने लगा। जगमोहन गंभीर सा खड़ा था। तुम कहना क्या चाहते हो देवराज चौहान? यही कि मैं सब तैयारी करके कामरान के पास जाऊंगा। वहां कुछ भी हो सकता। ये तुम गलत कर रहे हो, हंसराज ने परेशान स्वर में कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां कुछ करो। मैं कुछ नहीं करूंगा तो कामरान की तरफ से कुछ हो सकता है। वो तुम्हारी बेटी को नुकसान भी पहुंचा सकता। वो ऐसा क्यों करेगा? वादे के मुताबिक मैं उसे पैसा दे रहा। ऐसे लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता जो पैसे के लिए किसी का अपहरण करते हैं। मतलब कि तुम कुछ नहीं करोगे। अगर शुरुआत हुई तो उसकी तरफ से होगी, यही न? हंसराज अग्रवाल व्याकुलता से दोनों हाथों को मलता कह उठा। यही मतलब है न तुम्हारा? सही समझे। श्री कृष्ण राधे राधे। मेरा दिल कहता है कि सब ठीक रहेगा। तुम अपनी तरफ से पहल मत करना। हंसराज रह रहकर सूखे होठों पर जीभ फेरा था। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है। वो मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं उसे सही सलामत वापस पाना चाहता हूँ। सोहनलाल ने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम उसे सही सलामत ले आओगे। भरोसा रखो हंसराज, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हम तुम्हारी बेटी को सही सलामत ही वापस लाएंगे। अगर कामरान ने हमारे देखते ही देखते उसे शूट कर दिया तो बात जुदा है। वो ऐसा क्यों करेगा? उसे पैसा तो मिल रहा है। हंसराज रो देने वाले स्वर में कह उठा। हौसला रखो, शायद ऐसा कुछ भी न हो, परंतु हमें हर तरफ सोचना पड़ रहा है, जगमोहन बोला। हंसराज अग्रवाल आगे बढ़ा और जगमोहन का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, प्लीज तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि वहां कोई पंगा खड़ा न हो। चिंता मत करो, देवराज चौहान भी इस बात का ध्यान रखेगा कि काम आराम से हो जाए। हम कुछ करने वाले नहीं, पर अपनी तैयारी। कैसी तैयारी? क्या अपने साथ लोगों को ले जाओगे? हंसराज ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हम 2 ही जाएंगे। कामरान ने भी कहा है कि 2 से ज़्यादा लोग न आए। तब तक देवराज चौहान नंबर मिलाकर फोन कान से लगा चुका था। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। तुमने बताया नहीं कि तुम लोग कैसी तैयारी? हंसराज ने पूछना चाहा। तुम इन बातों में न पड़ो, जगमोहन बोला। हमें अपना काम करने दो। हेलो। तभी देवराज चौहान के कानों में उधर से आती आवाज पड़ी। तैयार कर लिया सामान? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, 3 सूटकेस हैं। 3? मैंने 2 का इंतजाम किया है। 2? वो भी ठीक है। हम 40 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं।
तुम्हें काम जल्दी निपटाना है। बात मत कर, जल्दी से मेरे पास पहुंचो। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और हंसराज से बोला, हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें ये दोनों सूटकेस और हम आ जाएं। बाहर छोटी वैन खड़ी है, सूटकेसों को अभी रखवा देता हूँ। तुमने पूछा नहीं कि कामरान कहाँ पर मिलेगा? मालूम है, सोहनलाल ने बता दिया था, अगर जगह बदली न गई हो तो। देवराज चौहान बोला, जगह वो ही है। हंसराज बेचैनी से कह उठा, देखो कोई झगड़ा मत करना उनसे, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। हम उनसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलने का टाइम 11 बजे का है। हाँ, कामरान को फोन करके 1 घंटा बढ़ा दो, कहना तुम्हारे भेजे 2 आदमी पैसा लेकर 12 बजे पहुंचेंगे। ये सुनकर वो गुस्से में, हमें इतना वक्त लग जाएगा, वो आसानी से मानेगा बात, उसे फोन करो। देवराज चौहान ने कहा। हंसराज ने कुर्ते की जेब से फोन निकाला, घबराया सा नंबर मिलाने लगा। जगमोहन देवराज चौहान के पास आकर बोला, बलबीर ने तैयारी कर ली। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। हंसराज का नंबर लग गया। बेल जाने के बाद उधर से कामरान बिंद्रा की आवाज कानों में पड़ी, कहो हंसराज। सब ठीक है कामरान, मेरे 2 आदमी 12 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 11 बजे। इस काम में थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है, हंसराज घबराया सा कह रहा था। सिर्फ 1 घंटा ही तो बढ़ाया है। नोटों को सूटकेस में डाला जा रहा है। 10 करोड़ 2 बड़े सूटकेसों में आए हैं और 20-25 करोड़ के हीरे जवाहरात तीसरे सूटकेस में रख दिए हैं। वो आधा भर गया है, तुम्हारा ही काम हो रहा है। पुलिस को खबर दी? श्री कृष्ण राधे राधे, कैसी बातें करते हो? हम दोनों के बीच में पुलिस का क्या काम? ये तो हमारा मामला है। अपनी बेटी जिंदा चाहता है तो ठीक चलेगा तू। ठीक चल रहा हूँ मैं। मेरी बेटी सुनैना कैसी है? बिल्कुल ठीक है। कल से मैंने उसे बहुत प्यार से रखा है। वक्त याद रखना, ठीक 12 बजे। जगह याद है? सब याद है। मेरिन ड्राइव के पुल के पास, समुद्र के किनारे की तरफ। 12 बजे, उधर से कामरान ने कहा और फोन बंद कर दिया। श्री कृष्ण राधे राधे। 30 वर्ष का बलबीर बारूद का एक्सपर्ट था। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से सीधा बलबीर के ठिकाने पर पहुंचे। तीनों सूटकेस उठाकर ठिकाने के भीतर ले गए। अकेला था बलबीर वहां। 2 सूटकेसों को खाली किया गया, जवाहरातों वाले और नोटों वाले सूटकेस को। फिर बलबीर सूटकेस के तले में पतली तारें बिछाने लगा। ट्रांसमीटर में लगने वाली छोटी सी बैटरी को तारों के साथ कनेक्शन दिया और 1.5 इंच मोटा और 4 इंच लंबा चौड़ा बम उन तारों के कनेक्शन से जोड़ा। फिर जेब से रिमोट निकाला जिस पर एक बटन लगा था। उसने बटन दबा दिया। अगले ही पल शांत पड़ा बम जीवित हो उठा। बम के ऊपर लगी नन्ही सी स्क्रीन पर डिजिटल नंबर चलने लगे तो बलबीर ने फुर्ती से बैटरी से तार हटा दी तो बम के ऊपर चलते नंबर उसी पल गायब हो गए। बलबीर ने बैटरी से पुनः तार जोड़ी और दोनों को देखकर बोला, बम कितने टाइम पर सेट करना है? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। 10 सेकंड पर, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बलबीर ने बम के ऊपर बने अंकों के एक नंबर को दबाया तो बम की स्क्रीन रोशन हो उठी। बलबीर ने अंकों को दबाकर 10 सेकंड का वक्त सेट किया और एक बटन दबाकर बम की रोशनी गायब कर दी और उठता हुआ बोला, ये काम हो गया। मैं दूसरा सूटकेस देखता हूँ। तुम लोग इस सूटकेस में हीरे जवाहरात वापस भर दो। देवराज चौहान और जगमोहन हीरे जवाहरात सूटकेस में डालने लगे। बलबीर ने 10 मिनट दूसरे सूटकेस पर लगाए। तब तक देवराज चौहान और जगमोहन हीरे जवाहरात सूटकेस में डालकर उसे बंद कर चुके थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली, जबकि वो शांत दिख रहा था, पर जगमोहन गंभीर था।
हमें ऐसा कुछ करने की नौबत आ सकती है? जगमोहन ने पूछा। शायद नौबत आ जाए। हंसराज को अपनी बेटी चाहिए। मेरा इरादा कोई भी झगड़ा करने का नहीं है, देवराज चौहान बोला। सावधानी के तौर पर सूटकेसों के भीतर बम लगाए जा रहे हैं कि अगर कामरान कोई चालाकी करे तो हम जवाब दे सकें। अगर सब ठीक रहा तो बाद में कामरान बम देखकर भड़केगा नहीं। समझदार होगा तो नहीं भड़केगा। देवराज चौहान शांत था। इन बमों का खर्चा तो हंसराज ही देगा ना। हम क्या हंसराज के लिए काम कर रहे हैं? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। हाँ, नहीं, हम सोहनलाल के लिए ये काम कर रहे हैं। सोहनलाल ने कहा है कि हंसराज उसका दोस्त है। ऐसे में इस काम में जो भी खर्चा है हमारा है। ये सोहनलाल का काम है। काम भी हम करें और खर्चा भी हम करें। जगमोहन ने मुंह बनाया। सोहनलाल ने कितनी बार हमारा काम किया है, उसने कभी खर्चा मांगा? देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान थी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। तभी काम से फुर्सत पाकर खड़ा होता बलबीर कह उठा। चिंता मत कर जगमोहन, तुम लोगों से मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ 1.5 लाख लूँगा इन बमों का। जैसे 1.5 लाख कुछ भी नहीं होता। जगमोहन ने मुंह बनाया। तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, बलबीर ने कहा। दूसरे सूटकेस के बम को भी मैंने 10 मिनट के वक्त पर सेट कर दिया है। मैंने काम कर दिया है। अब इस पे नोटों की गड्डियां भर लो। जगमोहन सूटकेस की तरफ बढ़ गया। बलबीर देवराज चौहान के पास आया और दोनों रिमोट उसे देता बोला, ये 2 रिमोट दोनों बमों के हैं जो सूटकेस में लगे हैं। देवराज चौहान ने रिमोट लेकर जेब में रखे। रिमोट पर एक एक बटन है। बम को एक्टिवेट करने का एक ही बटन है। अगर बम को एक्टिवेट कर दिया तो ये फटकर ही रहेगा, फिर इसे रोका नहीं जा सकता। बलबीर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर ही रिमोट का बटन दबाना। ये तो पक्का है कि एक्टिवेट हो जाने के बाद बम जरूर फटेगा। शायद जरूरत ही न पड़े, देवराज चौहान ने कहा। वो तुम जानो। अब जरा इधर भी आ, जगमोहन ने बलबीर से कहा। नोटों की गड्डियां ठीक से रखने में मेरी सहायता कर। इतने बड़े सूटकेस में इतनी ज़्यादा गड्डियां लगाने में एक बंदे को काफ़ी वक्त लग जाएगा। जरा सा काम करने में भी तेरे को बंदा चाहिए। बलबीर उसकी तरफ बढ़ता कह उठा। अपने नोट होते तो मैं संभाल लेता, दूसरे के माल को सूटकेस में डालना भी भारी लगता है, जगमोहन बोला। दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य की धूप से समुद्र चमक रहा था। किनारे पर मौजूद रेत के कण यहाँ वहाँ चमक मार रहे थे। धूप की वजह से किनारे की तरफ इस वक्त लोग नहीं थे, परंतु वहाँ पर इस वक्त कामरान और उसके 6 साथी वहाँ नजर आ रहे थे। कुछ दूरी पर 2 कारें और एक वैन खड़ी थी। वे अभी अभी यहाँ पहुँचे थे। देखने में कुल 7 थे, परंतु कुछ दूरी पर मौजूद पेड़ों की तरफ कामरान के और आदमी भी पोजीशन लिए हुए थे। 45 वर्ष का कामरान बेहद खतरनाक था। उसके गैंग ने खासी दहशत फैला रखी थी मुंबई में। कामरान गठे शरीर का लंबा व्यक्ति था और चेहरे पर कठोरता छाई रहती थी। चेहरे पर चाकू के 2 पुराने निशान थे। 12 बज गए, वो लोग आए नहीं अभी तक, कामरान के साथी ने कहा। कामरान ने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह मारी, फिर बोला, अभी 10 मिनट और इंतजार करो। अगर उसने पुलिस को यहाँ भेज दिया तो? दूसरा बोला, ऐसा नहीं करेगा वो। कामरान ने होठ बींचकर कहा, वो लड़की उसकी इकलौती औलाद है, उसे वो जिंदा पाना चाहेगा। शायद वो आ गए। सबकी निगाह पेड़ों की तरफ उठी। दूर से एक वैन उसकी तरफ आती दिखी। सब उधर ही देखते रहे। चंद पलों में ही वैन उनकी कारों के पास आकर रुक गई। उस वैन के भीतर देवराज चौहान और जगमोहन थे। देवराज चौहान वैन ड्राइव कर रहा था।
रोकते ही उसकी निगाह सामने दिखाई दे रही उन सातों पर जा टिकी। जगमोहन ने आसपास देखा, हर तरफ शांति दिखी। ये 7 हैं, जगमोहन बोला। ज़्यादा भी हो सकते हैं। देवराज चौहान ने वैन का इंजन बंद किया। आसपास कोई दिखा तो नहीं। इनमें कामरान कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता, नाम सुन रखा है पर देखा कभी नहीं, जगमोहन बोला। लड़की शायद इनकी गाड़ियों में होगी। देवराज चौहान ने वैन का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। या इनके आदमियों के पास जो लड़की के साथ पास ही कहीं छिपे यहाँ नजर रख रहे होंगे। दोनों वैन से बाहर निकले और उनकी तरफ बढ़ गए। कामरान और उनके साथियों की निगाह उन दोनों पर टिक चुकी थी। दोनों उनके पास पहुंचकर ठिठके। देवराज चौहान बोला, हमें हंसराज ने भेजा है। तुम लोगों में कामरान कौन है? मुझे नहीं पहचानते क्या? कामरान कह उठा। अब पहचान गया। देवराज चौहान मुस्कुराया। कौन हो तुम दोनों? मैं यहाँ अपना परिचय देने नहीं आया कामरान, देवराज चौहान ने कहा। हमें काम खत्म करना चाहिए। कामरान होले से हंसा और अपने साथियों से कह उठा। सुना तुम लोगों ने? कामरान को जवाब देता है। हंसराज ने चुनकर खास लोगों को ही भेजा होगा, एक ने कहा। पर मुझे तो ये चूहे लगते हैं। देवराज चौहान और जगमोहन शांत से खड़े उन्हें देखते रहे। माल लाए हो? कामरान ने उनकी वैन पर नजर मारते पूछा। हाँ, पूरा 30 करोड़। 10 करोड़ नकद और 20 करोड़ के हीरे जवाहरात। लड़की कहाँ है? देवराज चौहान बोला। पहले माल दिखा। देवराज चौहान पलटकर वैन की तरफ चल दिया। कामरान उसके पीछे हो गया। उसके आदमी भी साथ चल पड़े। जगमोहन वहीं खड़ा रहा। तभी कामरान का एक आदमी पलटकर उससे बोला, तू भी आ। मैं यहीं ठीक हूँ, जगमोहन ने कहा। क्यों? वो ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। मेरी मर्जी, मैंने वहाँ जाकर करना भी क्या है? वो जगमोहन के पास आ गया। तू कोई गड़बड़ तो नहीं करना चाहता? नहीं। तुम लोग हो कौन? जगमोहन ने उसे देखा और बेहद शांत स्वर में कह उठा। तुम्हारे बाप हैं। क्या? वो चौंका, आंखें सिकुड़ी। सही सुना तुमने, तू हमारा बाप है। एकाएक उसका स्वर तीखा हो गया। हाँ, हम बाप है तुम लोगों के। क्यों मरने वाली बातें कर रहा है? वो कठोर स्वर में कह उठा। जगमोहन वैन की तरफ देखने लगा। वैन के पीछे का दरवाजा खुल चुका था और वो भीतर पड़े सूटकेसों को खोल रहे थे। जगमोहन ने पास खड़े आदमी से पूछा, लड़की कहाँ है? उस वैन के फर्श पर बंधी पड़ी है। वो ठीक ठाक है एकदम, वो मुस्कुराकर बोला। जब उसे उठाया था तो उसकी सांस चल रही थी। अब भी सांस चल रही है। तब वो हिल रही थी, अब भी हिल रही है। तब वो बोलती भी थी और अब भी बोलती है। जगमोहन की निगाह वैन घेरे खड़े उन लोगों की तरफ थी। फिर उसने कामरान को वैन के पास से हटते देखा। तीनों सूटकेस वैन से बाहर निकाल लो, कामरान कह उठा। पहले लड़की को सामने लाओ, देवराज चौहान बोला। भरोसा नहीं? कामरान ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। इस मामले में भरोसा कहीं भी नहीं है। ये सौदा हो रहा है। लड़की दो और पैसा लो, देवराज चौहान बोला। मैं लड़की न दूं और पैसा भी ले लूं तो? कामरान मुस्कुरा रहा था। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा और कह उठा। अब तुम गलत बात कर रहे हो कामरान, तुम्हें सौदा खत्म करना चाहिए। हिम्मत वाले हो जो मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। कौन हो तुम? लड़की, देवराज चौहान शांत स्वर में कह उठा। कामरान ने अपने आदमियों से कहा, लड़की को ले आओ। 2 आदमी वैन की तरफ बढ़ गए। तब तक जगमोहन और उसके साथ खड़ा आदमी वहां आ पहुंचे। पूछने पर यह कहता है, हम तुम्हारे बाप हैं।
उस आदमी ने कामरान से कहा। अच्छा। कामरान ने व्यंग्य से जगमोहन को देखा। मुझे नहीं पता था कि मेरे दो दो बाप हैं। जगमोहन का चेहरा शांत रहा। तुम लोगों को बताना होगा कि तुम लोग कौन हो, कामरान ने कहा। इस बात का हमारे सौदे से क्या वास्ता? मैं अपने बापों का नाम जानने का पूरा हक रखता हूँ। बोलो। कामरान का स्वर सख्त हो गया। तब तक देवराज चौहान की जगमोहन की निगाह उस वैन पर टिक चुकी थी। वैन का दरवाजा खोल दिया गया था। लड़की वैन के फर्श पर पड़ी नजर आ रही थी। उसने पैंट कमीज पहन रखा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। देखते ही देखते एक ने लड़की के बंधनों को चाकू से काटा और दूसरे ने उसकी बाह पकड़कर वैन से बाहर खींचा और खड़ा कर दिया। लड़की लड़खड़ाई परंतु शीघ्र ही संभल गई। वो सांवले रंग की लंबी लड़की थी और खूबसूरत थी, परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आंखें सुर्ख थी और नम थी। स्पष्ट था कि वो काफी रोई है। उसने जींस की पैंट और कमीज पहन रखी थी। बाल पीछे की तरफ बंधे हुए थे। दो मोटी लटें दाएं बाएं से उसके गालों तक आ रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह लड़की पर थी। देवराज चौहान वाली वैन से कामरान के आदमी सूटकेस निकालकर बाहर रख रहे थे। देख लिया लड़की को? कामरान एकाएक कमीने स्वर में कह उठा। साली बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं लिया। कल से इसने मुझे पागल कर रखा है। मेरा तो दिल ही नहीं था इसे लौटाने का, पर तीखी बहुत है। इसे जबरदस्ती अपना नहीं बना सकता। ऐसे में इसे पास रखने का क्या फायदा? जितना स्वाद आया वही बहुत है। देवराज चौहान के होठ बिछ गए। वो लड़की की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर पास खड़े कामरान से कहा, क्या बोला तुमने? वो ही जो तुमने सुना। कामरान हंसा। तुमने लड़की के साथ कुछ किया? जवाब में कामरान हंसा। बोलो। तुमने? बताया तो साली बहुत मारक चीज है। पहली बार चखा इसने मर्द का स्वाद, मेरा स्वाद। पागल कर दिया मुझे। जगमोहन के होठ बिछ गए। ये गलत काम किया तुमने। जगमोहन की आवाज में सख्ती आ गई। कामरान कभी भी गलत नहीं करता। तुमने उस लड़की की इज्जत लूटी। कल से ये काम कर रहा हूँ। कसम से कितनी बार मेरे होश उड़ा चुकी है। साली पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर बार हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। पर कामरान भी तो कामरान है, हर गोड़ी को सीधा। तुम्हारी ये हरकत धंधे के खिलाफ है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जगमोहन होठ बींचकर बोला। कामरान ने जगमोहन को घूरते हुए कहा, तेरी क्यों सड़ रही है? क्या लगती है तेरी जो? मेरी कुछ नहीं लगती। तो आसामी जैसी है, जहाँ है के हिसाब में रखी जाती है। अपहरण करने वाले उसकी इज्जत नहीं लूटते। कामरान तो कामरान ही है। मुस्कुरा पड़ा कामरान। कसम से मजा बहुत आया। जगमोहन ने होठ बिछे हुए थे। वो बोला, मैंने कहा था ना कि हम तुम्हारे बाप हैं। चिंता मत कर। बापों का नाम जाने बिना यहाँ से जाने देने वाला नहीं। पर तुमने लड़की के साथ गलत किया। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। अब वो बड़ी हो गई है। किसी के साथ तो। तेरी बेटी है कोई? नहीं। कामरान ने व्यंग्यभरी नजरों से उसे देखा। होती तो ऐसे बात न करता। गलत किया तूने। कामरान को कोई गलत कहने की हिम्मत नहीं करता। तू? मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरी हाँ में हाँ मिलाऊं। ये सौदा हो रहा है। जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। सौदे के बाद हमने अलग हो जाना है। मेरे से ठीक तरह से बात कर। मैं तुझे गोली से उड़ा सकता हूँ। कामरान एकाएक गुर्रा उठा। भूल जा। उससे पहले ही तेरे शरीर में 50 गोलियां घुस जाएगी। जगमोहन की आवाज खतरनाक हो उठी। कामरान की आंखें सिकुड़ी। उसने आसपास नजरें घुमाई।
दूर दूर तक देखा। जो तू देखने की कोशिश कर रहा है वो तेरे को नहीं दिखने वाले। मेरे आदमी पोजीशन लिए सतर्क हैं। जगमोहन ने कामरान को देखते कठोर स्वर में कहा, सौदा पूरा कर और निकल ले। कामरान ने अपने क्रोध पर काबू पाया और पलटकर उन्हें देखा जो वैन से तीनों सूटकेस निकाल चुके थे। सूटकेसों को अपनी वैन में रखो, कामरान ने ऊंचे स्वर में कहा। देवराज चौहान लड़की के पास पहुंचकर ठिठका और उसके पास खड़े दोनों आदमियों से कहा, दूर हटो, मुझे इससे बात करनी है। दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। लड़की ने घबराहट भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। घबराओ मत, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे डैडी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लड़की फपक पड़ी। नाम क्या है तुम्हारा? सुनैना, उसने रोते हुए बताया। तुम्हारे साथ कोई गलत बात की इन लोगों ने? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, कई बार मेरी इज्जत लूटी। कल से मेरे साथ ये सब हो रहा है, उसने किया ये सब। सुनैना ने रोते हुए दूर खड़े कामरान की तरफ देखा। उसने मुझे खराब कर दिया। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। सुनैना रोती जा रही थी। बीता वक्त तो मैं ठीक नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने कहा, परंतु अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सब ठीक रहेगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने पलटकर उस तरफ देखा। वो लोग सूटकेसों को उठाकर अपनी वैन में रखने जा रहे थे। सुनैना अभी भी रो रही थी। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और हंसराज का नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। सुनैना के गाल आंसुओं से भर गए थे। श्री कृष्ण राधे राधे। उधर से देवराज चौहान के कानों में हंसराज की आवाज पड़ी। तुम्हारी बेटी मुझे मिल गई है हंसराज, वो मेरे पास है। देवराज चौहान बोला। मेहरबानी, उसे फौरन मेरे पास ले आओ। उधर से हंसराज ने विचलित स्वर में कहा। तुमने कहा था कि मैं कोई झगड़ा खड़ा न करूं। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बेटी के मिलने से मतलब है। हाँ, पर तुम्हारी बेटी का कहना है कि कल से कामरान ने बहुतों बार उसकी इज्जत। श्री कृष्ण राधे राधे, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी ने रोते हुए ये सब बताया। ये तुम्हारा मामला है, परंतु तुम चाहो तो मैं उन्हें सजा दे सकता हूँ। मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये उसने गलत किया। श्री कृष्ण राधे राधे। हरामजादे को सजा दे देवराज चौहान, पर मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उसे वापस चाहता हूँ। हंसराज ने उधर से गुस्से से कहा। मैं तेरे को मुंह मांगी दौलत दूंगा अगर उन्हें सजा देता है तू और मेरी बेटी को ठीक से मेरे सामने ले आता है। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा और सुनैना से कठोर स्वर में कहा, आओ मेरे साथ। देवराज चौहान उसे लेकर अपनी वैन की तरफ बढ़ गया। वो लोग सूटकेस अपनी वैन में रखने जा रहे थे। देवराज चौहान सुनैना से कह उठा, पीछे वाली वैन में बैठो, मैं आ रहा हूँ, हम यहाँ से चल रहे हैं। सुनैना तेजी से उस वैन की तरफ बढ़ गई। वो वैन को पहचानती थी। उसकी वैन जो थी वो। देवराज चौहान कामरान और जगमोहन के पास पहुंचा। तुम अपना 30 करोड़ संभालो, हम जा रहे हैं। अपने बारे में बताओ कि तुम दोनों कौन हो? कामरान बोला। देवराज चौहान और जगमोहन हैं हम। कौन देवराज चौहान? कामरान के माथे पर बल पड़े। अंडरवर्ल्ड में एक ही देवराज चौहान है, सोचोगे तो समझ जाओगे। देवराज चौहान गंभीर था। डकैती मास्टर देवराज चौहान। कामरान चौंक कर कह उठा, सही समझे। देवराज चौहान की निगाह सुनैना पर भी थी। वो वैन में बैठ चुकी थी। तुमने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डालकर गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये असूलों के खिलाफ है। देवराज चौहान को इस मामले में आया पाकर हैरानी हुई मुझे। कामरान अभी तक हैरान था। काम खत्म हो गया है, अब हमें चल देना चाहिए। चलो जगमोहन। देवराज चौहान और जगमोहन अपनी वैन की तरफ बढ़ गए।
कामरान कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर वैन में रखे जा चुके सूटकेसों की तरफ बढ़ गया। हमें सूटकेसों में लगे बमों का इस्तेमाल करना होगा, देवराज चौहान ने कहा। मेरा भी ये इरादा है, जगमोहन कठोर स्वर में बोला। कामरान ने लड़की को खराब किया है। हंसराज को मैंने सारी बात बताई तो उसने कहा इन्हें सजा देने को। वो वैन में जा बैठे। सुनैना पीछे की सीट पर बैठी सुबक रही थी। तुम ठीक हो? जगमोहन ने गर्दन घुमाकर पूछा। सुनैना ने सहमति से सिर हिला दिया। कामरान ने तुम्हारे साथ जो किया उसका हमें अफसोस है, उसने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने वैन स्टार्ट की, दूसरी वैन की तरफ देखा। वो लोग वैन को बंद कर रहे थे। कामरान भी वहीं खड़ा था। देवराज चौहान ने जेब से बमों के दोनों रिमोट निकाले और जगमोहन को दिए। उसके साथ ही वैन को आगे बढ़ाया और वापस घुमाकर जब चला तो दांत पीछे कह उठा, बमों को एक्टिवेट कर दो। जगमोहन ने उसी पल दोनों रिमोट के बटनों को दबा दिया। 10 सेकंड, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला, और खेल खत्म। तुम अपने कानों पर हाथ रख लो। का क्यों? सुनैना के होठों से थराया सा स्वर निकला। उसी पल एक के बाद एक कानों को फाड़ देने वाले 2 धमाके हुए। सुनैना चीखकर सीट पर लुढ़कती चली गई। उसकी वैन बम विस्फोट की जगह से 40 कदम दूर थी। देवराज चौहान ने उसी पल वैन रोकी और बाहर निकलकर पैदल ही वापस पड़ा। उस वैन के परखच्चे उड़ चुके थे। छोटे छोटे टुकड़े वैन के जलते हुए वहां बिखरे पड़े थे। इंसानी शरीरों के टुकड़े भी इधर उधर बिखरे दिखे। पास खड़ी कार भी जल उठी थी। एक आदमी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था। विस्फोट के वक्त वो वैन से काफी दूर था। कामरान का खेल खत्म हो गया था। जले नोट और बिखरे हीरे जवाहरात हर तरफ नजर आ रहे थे। देवराज चौहान उस आदमी के पास पहुंचा जो बच गया था और स्तब्ध हाल में अपनी जगह पर खड़ा फटी आंखों से वहां का हाल देख रहा था। देवराज चौहान को अपने पास आता पाकर कांपते स्वर में कह उठा, ये क्या हुआ? तभी देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ करके 2 बार ट्रिगर दबा दिया। 2 धमाके हुए और दोनों गोलियां उसकी छाती में लगी। वो उसी पल पीछे को जा गिरा। रिवॉल्वर जेब में रखते हुए देवराज चौहान पलटा और वैन की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। अभी वो वैन के पास पहुंचा ही था तो ठिठक गया। आंखें सुकड़ी देवराज चौहान की। वो 5 लोग थे जिन्होंने रिवॉल्वर थाम रखी थी और उसकी वैन को घेर लिया था। देवराज चौहान भी उनके गिराव के दायरे में आ चुका था। वो समझ गया था कि ये कामरान के आदमी है जो कि वहां छिपकर नजर रख रहे थे, परंतु अब ये उनके लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। इनकी संख्या ज्यादा थी। तुम बाहर मत निकलना, जगमोहन ने दबे स्वर में सुनैना से कहा। नीचे झुक जाओ। कांपती सी सुनैना फौरन नीचे झुक गई। जगमोहन ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर टटोली और दरवाजा खोलकर वैन से बाहर आ गया। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। उन 5 का घेरा अब तंग हो चुका था। अब ये सब किस लिए? देवराज चौहान कह उठा। कामरान तो मर गया। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।